वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरू करेंगे स्टील स्ट्रक्चर यूनिट 1 का लेक्चर 2। पिछले क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़े थे यूनिट 1 का लेक्चर 1 में, और वहाँ पर आपको बताए थे स्टील स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर जो बनाते हैं कैसे बनाते हैं, किस तरह से लोडिंग होता है, इसका किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, और आपको बताए थे उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं वो क्या है कि जो स्टील बनता है तो वो स्टील बनता है तो उसमें मटेरियल क्या क्या रहता है, कंपोनेंट्स क्या रहता है। अगर स्टील बनता है तो स्टील में उसका मिश्रण क्या होता है, किस किस चीज़ को मिलाने के बाद तब जा कर के आपका स्टील बनता है, तो उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो देखिए कंपोनेंट्स ऑफ स्टील, कंपोनेंट्स ऑफ स्टील की बात करें तो स्टील में सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका रहता है, आयरन का। आयरन कितना रहता है आपका, अप्रोक्स 98% के करीब। यानी कंपोनेंट्स ऑफ स्टील में सबसे ज़्यादा आपका क्या रहेगा, आयरन। आयरन के बाद आपका रहता है कार्बन। कार्बन का वैल्यू कितना, 0.1 से 1.1% के बीच रहता है। उसके बाद सल्फर रहता है, फॉस्फोरस रहता है, मैग्नी रहता है, निकेल रहता है, क्रोमियम रहता है और सिलिकॉन रहता है। अब देखिए यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ स्टील की बात किए, उसमें सबसे ज़्यादा क्या हो गया, आयरन। आयरन आपका कितना रहता है, 98%। उसके बाद रहता है कार्बन। कार्बन कितना, 0.1 से 1.1% के बीच। अब बाकी सारा सल्फर फॉस्फोरस ये सारी चीज़। अब देखिए यहाँ पे ये जो निकेल और क्रोमियम मिलाया जाता है, निकेल और क्रोमियम, तो ये निकेल और क्रोमियम को किस लिए मिलाया जाता है स्टील में, ताकि वो क्या करे, कोरोजन को रेसिस्ट करे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बन सकता है कि जो स्टील बनाते हैं तो स्टील में जो मटेरियल यूज करते हैं हम लोग, क्या चीज़, निकेल और क्रोमियम, वो क्या करता है, वो कोरोजन को रेसिस्ट करने के लिए मिक्स करते हैं। और देखिए कार्बन हम लोग क्यों मिलाते हैं, पता है कि कार्बन क्या होता है। देखिए कार्बन क्या करता है, अगर कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा रहेगा तो उसका स्ट्रेंथ को क्या करता है, स्टील स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है ना। कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा है तो स्टील का स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा और हार्डनेस को भी बढ़ा देगा, डक्टिलिटी को घटा देगा और टफनेस को घटा देता है। यानी अगर परसेंटेज ऑफ कार्बन अगर बढ़ा दीजिएगा, ठीक है, कार्बन का परसेंटेज तो 0.1 से 1.1% के बीच है। अगर 0.1 है तो स्ट्रेंथ थोड़ा कम होगा, और थोड़ा ज़्यादा दे दीजिएगा तो उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। यानी कार्बन क्या होगा, जैसे जैसे बढ़ेगा स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करेगा, हार्डनेस भी इंक्रीज करेगा। ये अपर एरो का मतलब इंक्रीज करेगा और लोअर एरो का मतलब डिक्रीज करेगा। तो कार्बन जैसे बढ़ाएंगे, कार्बन इंक्रीज, स्ट्रेंथ भी इंक्रीज, हार्डनेस भी इंक्रीज, बट डक्टिलिटी आपका क्या होगा, घट जाएगा, और टफनेस भी आपका क्या होगा, घट जाएगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि कार्बन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डक्टिलिटी एंड टफनेस। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बन सकता है कि अगर कार्बन का परसेंटेज बढ़ा देंगे तो टफनेस क्या होगा, घट जाएगा, डक्टिलिटी क्या होगा, घट जाएगा। यानी ये क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब कार्बन का परसेंटेज बढ़ा रहे हैं तो स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा और हार्डनेस भी बढ़ जाएगा। तो इसको इस तरह से याद रखिए कि कार्बन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डक्टिलिटी एंड टफनेस। ये सब चीज़ को लिखते जाइए। आप एक नोटबुक बनाइए और उस नोटबुक में अपनी कॉपी में ये सब चीज़ को लिखते जाइए। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या बोले कि परसेंटेज ऑफ कार्बन जैसे जैसे बढ़ाएंगे उसका हार्डनेस बढ़ते जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर कार्बन का परसेंट 0.23 है तो यहाँ पे Fy का वैल्यू कितना है, 250 मेगापास्कल। यानी उसका जो यील्डिंग स्ट्रेंथ है वो 250 मेगापास्कल है, 250। और थोड़ा सा कार्बन का परसेंट बढ़ा दिए, कितना, 0.27, 23 से 27, बस कितना 0.04 बढ़ा है। तो 0. देखिए 0.4 बढ़ाने के बाद Fy का वैल्यू कितना हो गया, 350 मेगापास्कल, यानी 250 से 350। यानी बहुत कम परसेंटेज ऑफ कार्बन बढ़ाने के बाद इसका स्ट्रेंथ क्या हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना। तो थोड़ा भी अगर कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा बढ़ाएंगे तो उसका स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ जाएगा। कार्बन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्ट्रेंथ। अब देखिए यहाँ पे ये जो कार्बन है, कार्बन कंटेंट, तो उस कार्बन कंटेंट पे स्टील को कितने भाग में कैटेगराइज किया गया है। यानी कार्बन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील्स, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील्स ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन।
तो कार्बन के बेसिस पे स्टील को 3 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। पहला क्या है बाबू, लो कार्बन स्टील, दूसरा क्या है मीडियम कार्बन स्टील, और तीसरा आपका क्या है हाई कार्बन स्टील। तो अब लो कार्बन स्टील किसको बोलेंगे, तो लो कार्बन स्टील जिसमें कार्बन का परसेंटेज 0.1 से लेके 0.25% तक हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे लो कार्बन स्टील। मीडियम कार्बन किसको बोलेंगे, जिसमें कार्बन का परसेंटेज 0.25 से लेके 0.6% तक हो, और हाई कार्बन में क्या होगा 0.6 से लेके 1.1% तक। तो कार्बन का रेंज आपका देखिए हो गया ना, 0.1 से 1.1, 0.1 से 1.1। क्लियर, यानी हम लोग का जो कार्बन है, ये स्टील है, वो कार्बन के बेसिस पे 3 पार्ट में क्लासीफाई है। पहला क्या, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील। लो कार्बन स्टील में क्या होगा, कार्बन का परसेंटेज आपका मैक्सिमम कितना है 0.25। मीडियम कार्बन में क्या है मैक्सिमम 0.6%, और हाई कार्बन में मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा 1.1, यानी 0.6 से 1.1 के बीच में रेंज है, तो उसको बोलेंगे हम लोग हाई कार्बन स्टील। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ये सब चीज़ को याद रखना है। अब चलिए यहाँ पे देखिए, फॉर Fe250 जनरली स्टील स्ट्रक्चर में आप लोग सुने होंगे, ये हम लोग पढ़े थे आरसीसी वगैरह में भी कि Fe250 होता है, Fe415 होता है, ये कंक्रीट वगैरह में जो स्टील यूज करते हैं वो सब प्रॉपर्टी। तो फॉर Fe250 तो देखिए 0.25% कार्बन, Fe250 में कितना रहता है आपका 0.25% कार्बन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे लो कार्बन। ये जनरली आपका यूज कहाँ पे होता है, स्ट्रक्चरल स्टील बिल्डिंग है ना, जो भी बिल्डिंग हम लोग बनाते हैं वहाँ पे जो स्टील यूज करते हैं वो सारा स्टील आपका कैसा होता है, लो कार्बन स्टील यूज करते हैं। मीडियम और हाई कार्बन नहीं, हम लोग लो कार्बन स्टील यूज करते हैं। और दूसरा देखिए रेल, हैमर, हैमर मतलब हथौड़ी वगैरह, और रेल आपका जिस पे ट्रेन चलती है, पटरी जिसको बोलते हैं हम लोग, तो रेल और हैमर ये सब जो बनाते हैं, तो वहाँ पे आपको कौन सा स्टील का ज़रूरत पड़ता है, मीडियम कार्बन स्टील। यानी वहाँ पे ये जो मटेरियल बनाते हैं रेल और हैमर का, तो वहाँ पे वो जो आयरन होता है, उस आयरन में आपका वो जो स्टील रहता है, उस स्टील में आपका कितना परसेंटेज ऑफ कार्बन रहता है 0.25 से लेके 0.6 के बीच। और उसके बाद आपका देखिए स्टोन मेसनरी टूल, स्टोन मेसनरी मतलब देखिएगा पत्थर उत्थर बड़ा बड़ा पत्थर रहता है, तो उसको हम क्या करते हैं छैनी हथौड़ी से लेकर के उसको तोड़ते हैं। एक छैनी होता है, इस तरह का छेद रहता है ग्रुप टाइप का, उसको रख करके हथौड़ी से मार के तोड़ते हैं, तो वही हो गया स्टोन मेसनरी सब। तो ये सब स्टोन मेसनरी टूल्स वगैरह जो बनाते हैं, छोटा छोटा टूल्स औजार जिसको बोल रहे हैं, पत्थर तोड़ने वाला, तो वो आपका किस चीज़ का रहता है, हाई कार्बन स्टील का रहता है। तो ये सब एक एक एग्जांपल हो गया कि कौन सा कहाँ पे। बट जनरली हम लोग जो स्टील स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो जनरली हम लोग स्टील स्ट्रक्चर में कौन सा चीज़ यूज करेंगे, लो कार्बन स्टील यूज करेंगे। यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या होगा आपका, स्टील स्ट्रक्चर में जनरली आपका जो यूज होगा वो आपका लो कार्बन स्टील यूज होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखे हैं हार्डनेस शुड बी लो टू इम्प्रूव वेल्डेबिलिटी। अब देखिए ये वेल्डेबिलिटी क्या हो गया, अब हम लोग क्या पढ़े स्टील स्ट्रक्चर में, जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या करेंगे बाबू, बहुत सारे स्ट्रक्चरल मेंबर को आपस में कनेक्ट करेंगे। अब ये स्ट्रक्चरल मेंबर है, ये स्ट्रक्चर मेंबर, ये दोनों को कनेक्ट करेंगे। तो कनेक्ट करने का हम क्या बोले थे आपको, रिवेटिंग करेंगे, बोल्टिंग करेंगे, वेल्डिंग करेंगे, यही है ना। तो अगर हम लोग वेल्डिंग करें, ठीक है, तो हार्डनेस शुड बी लो टू इम्प्रूव वेल्डेबिलिटी, यानी वैसा स्टील जिसका हार्डनेस कम होगा उसमें वेल्डेबिलिटी आपका क्या होगा, ईजिली होगा। तो अब बताइए हार्डनेस किस में कम होगा, तो हार्डनेस देखिए यहाँ पे हार्डनेस ज़्यादा हो रहा है कब, कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा हो रहा है। तो अगर कार्बन का परसेंटेज कम रहेगा तो हार्डनेस भी कम होगा, यानी कार्बन का परसेंटेज कम है तो इसका मतलब मेरा कौन सा कार्बन होगा, लो कार्बन। और यहाँ आपको लिखवाया है कि जनरली हम लोग स्टील जो बनाते हैं स्ट्रक्चर, वहाँ पे कौन सा कार्बन यूज कर रहे हैं, लो कार्बन। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि लो कार्बन में क्या होगा, जो वेल्डिंग करेंगे तो वो वेल्डिंग आपका क्या होगा, प्रॉपरली अच्छा से होगा, क्योंकि वो थोड़ा सॉफ्ट होता है ना, वो सॉफ्ट होता है। तो सॉफ्ट चीज़ को अगर जोड़ देते हैं तो देखिए आराम से जुट जाएगा। तो वही कह रहा है कि वेल्डेबिलिटी आपका क्या होगा, ईजी हो जाएगा। हार्डनेस शुड बी लो टू इम्प्रूव वेल्डेबिलिटी, यानी अगर हार्डनेस कम हो तो वहाँ पे वेल्डेबिलिटी आपका क्या होगा, ईजिली होगा। ये सब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बन सकता है। दूसरा पॉइंट से लिखे हैं टफनेस, ठीक है, टफनेस और डक्टिलिटी शुड बी हाई फॉर
डायनामिक और इम्पैक्ट लोडिंग। ये चीज़ समझ रहे हैं ना, टफनेस और डक्टिलिटी पढ़े होंगे हम लोग मॉस में, तो वहाँ पे आप बताए होंगे आपको कि हार्डनेस क्या होता है, टफनेस क्या होता है। हार्डनेस मतलब क्या होता है, एब्रेशन टेस्ट, मतलब नाखून वगैरह से अगर अथी कर रहे हैं तो उस पर दाग नहीं होना चाहिए, वो हार्डनेस कहलाता है आपका। और ये देखिए टफनेस एंड डक्टिलिटी, आपका जो टफनेस है और जो डक्टिलिटी है शुड बी हाई फॉर डायनामिक और इम्पैक्ट लोडिंग। यानी कह रहा है ना कि डायनामिक और इम्पैक्ट लोडिंग के लिए आपका टफनेस और डक्टिलिटी दोनों क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो टफनेस और डक्टिलिटी दोनों ज़्यादा होगा तो देखिए डक्टिलिटी ज़्यादा होगा, टफनेस ज़्यादा होगा, यानी ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कार्बन का। अगर कार्बन कम रहेगा तो डक्टिलिटी भी ज़्यादा हो जाएगा और टफनेस भी ज़्यादा होगा। तो कार्बन कम रहेगा किस में, आपका लो कार्बन स्टील में। इसलिए देखिए यहाँ फिर लिखे थे कि स्टील स्ट्रक्चर में जनरली हम लोग लो कार्बन स्टील यूज करते हैं, यानी ये जो प्रॉपर्टीज है ये लो कार्बन स्टील रहेगा तभी आ पाएगा, है ना। क्योंकि टफनेस और डक्टिलिटी दोनों क्या होना चाहिए, हाई। तो ये दोनों हाई कब होगा, डक्टिलिटी भी ज़्यादा कब होगा और टफनेस भी ज़्यादा कब होगा, जब आपका कार्बन का परसेंटेज क्या हो जाए, कम हो जाए, है ना बाबू। अब देखिए शुड बी हाई फॉर डायनामिक और इम्पैक्ट लोडिंग। डायनामिक और इम्पैक्ट लोडिंग, डायनामिक लोड किसको बोलेंगे, तो वैसा लोड जो टाइम के अनुसार क्या करे, वेरी कर जाए, है ना। वैसा लोड जो टाइम के अनुसार क्या कर जाए, वेरी कर जाए, चेंज कर जाए, यानी लोड का वेरिएशन होते रहे। और इम्पैक्ट लोडिंग मतलब सडन लोडिंग, जैसे ये है ना, इस तरह से कुछ दूर पे यहाँ पे रखे लोड और लोड को एकाएक छोड़ दिए, अब वो गिरेगा। अगर ये चीज़ देखिए आपका डक्टाइल नेचर का है तो क्या होगा, चिपक जाएगा, थोड़ा सा बहुत चिपक जाएगा, यानी वो क्रैक नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए कह रहा है क्या चीज़, डक्टिलिटी हाई होना चाहिए और टफनेस अगर इसका कठोरता ज़्यादा रहेगा, वो जो लोड आएगा उस लोड को आराम से वो क्या करेगा, कैरी कर लेगा। तो डायनेमिक और इम्पैक्ट लोडिंग के लिए आपका टफनेस और डक्टिलिटी दोनों क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। तो ये तो थोड़ा सा पढ़ लिया हम लोग कि ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन कंटेंट, कि कार्बन के कंटेंट पे स्टील का टाइप्स क्या होता है और कितने टाइप्स का। अगर हम लोग पढ़े होंगे माइल्ड स्टील का, हम लोग स्ट्रेस सस्टेन डायग्राम पढ़े थे, तो यहाँ पे देखे होंगे इस तरह का, ये जो पहला डायग्राम पढ़े हैं ये आपका माइल्ड स्टील का था, ठीक है। तो यहाँ पे माइल्ड स्टील ये क्या हो गया, लो कार्बन स्टील का डायग्राम। इसमें उसके बाद थोड़ा सा ये जो डायग्राम बन रहा है, अब ये कार्बन का ये कैसा डायग्राम हो गया, मीडियम कार्बन स्टील का डायग्राम। ये जो डायग्राम जा रहा है ये डायग्राम किसका हो जाएगा, हाई कार्बन स्टील का डायग्राम। यानी यहाँ पे देखिए क्या था, लोअर यील्डिंग था, अपर यील्डिंग था, फिर अल्टीमेट था, तब जा करके क्रैक कर रहा था। बट यहाँ पे ये सब नहीं आएगा, लोअर यील्डिंग अपर यील्डिंग कुछ नहीं, डायरेक्ट अपर यील्डिंग, उसके बाद अल्टीमेट आकर के यहाँ अल्टीमेट आने के बाद क्या होगा, क्रैक कर जाएगा, यहाँ भी अल्टीमेट आने के बाद क्रैक कर जाएगा, इस तरह से। तो ये जो स्ट्रेस सस्टेन डायग्राम हो गया ये हाई कार्बन स्टील का हो गया, ये किसका हो गया, मीडियम कार्बन स्टील का, और ये आपका क्या हो गया, लो कार्बन स्टील का। तो थोड़ा सा पार्ट हम लोग पढ़े कि ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन, कि कार्बन के बेसिस पे मेरा स्टील जो है सो कितने टाइप्स का होता है, वो चीज़ पढ़ लिए। और आपको ये चीज़ बता दिए कि जो स्टील होता है वो स्टील में क्या क्या चीज़ रहता है, क्या प्रॉपर्टीज है उसका। जैसे आयरन सबसे ज़्यादा रहता है, उसके बाद कार्बन रहता है, और उसके बाद ये सारा कंपोजिशन, उसमें भी निकेल और आपका क्रोमियम। निकेल क्रोमियम क्यों मिलाते हैं हम लोग, कोरोजन को रेसिस्ट करने के लिए। अब देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे कि सेक्शंस जो हम लोग यूज करेंगे, स्टील स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, तो स्टील स्ट्रक्चर बनाने में बहुत सारे टाइप्स का सेक्शंस यूज होगा। तो सेक्शंस के बारे में चलिए पढ़ लेते हैं कि सेक्शन कितने टाइप्स का होता है। आई सेक्शन होता है, चैनल सेक्शंस होता है, एंगल सेक्शंस होता है, कितने टाइप्स का सेक्शन होता है वो चीज़ पढ़ लेते हैं। उसके बाद थोड़ा सा इसमें और बचा हुआ है लोड के बारे में, कि लोड कितने टाइप्स का होता है, वो लोड पढ़ लेते हैं, किस टाइप्स का लोड आएगा। फिर आपको बताते हैं डिज़ाइन करने का तरीका, कि डिज़ाइन करते हैं तो किस तरह से करेंगे, वर्किंग स्ट्रेस मेथड से, अल्टीमेट लोड मेथड से, लिमिट स्टेट मेथड से, किस टाइप से करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो चलिए आइए। देखिए हम लोग बात कर रहे थे कि डिफरेंट टाइप्स का चैनल सेक्शंस होगा, वो चैनल्स क्या होगा। तो यहाँ देखिए लिखे हैं, उससे पहले थोड़ा बात कर लेते हैं हम लोग इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील, कि स्टील्स का प्रॉपर्टीज क्या होता है, डेंसिटी वगैरह सब। तो स्टील का देखिए डेंसिटी ऑफ स्टील कितना होता है, डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं, एस फिक्स लगा दिए तो स्टील, यानी रो एस। डेंसिटी ऑफ स्टील आपका कितना होता है, 7850 kg/m3।
उसके बगल में लिखे हैं एल्यूमिनियम का। इसीलिए एल्यूमिनियम का लिखे हैं क्योंकि आजकल देखते होंगे आप बहुत जगह स्टील के जगह एल्यूमिनियम का भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, इस सेकेंडरी ऑप्शन मेरा स्टील के जगह एल्यूमिनियम का भी यूज किया जाता है। तो वो उसका प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं कि एल्यूमिनियम यूज करते हैं तो कब यूज करेंगे, स्टील कब यूज करेंगे। तो दोनों के डेंसिटी के बारे में, तो डेंसिटी ऑफ स्टील कितना होता है बाबू, 7850, और एल्यूमिनियम का डेंसिटी कितना, 2700 kg पर मीटर क्यूब। यानी अप्रोक्स देखिए आपका क्या हो गया, ये इसका डेंसिटी थोड़ा बहुत कम है, लगभग 3 टाइम्स है ना, 3 टाइम्स, 25 या 75, हाँ 3 टाइम्स कब का कम है। तो 3 टाइम्स कम है तो एल्यूमिनियम का वेट क्या होगा, स्टील के वेट से कम होगा। ये सब पॉइंट याद रखिए थोड़ा। दूसरा देखिए ES क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। स्टील का ES कितना है, 2 × 10⁵ मेगापास्कल न्यूटन पर mm²। एल्यूमिनियम का कितना होता है, 0.7 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। देखिए 0.7 यानी 721, यह भी आपका 3 टाइम्स मान के चलिए कि ये भी 3 टाइम्स के अप्रॉक्स होता है। यहाँ देखिए अल्फ़ा का वैल्यू, अल्फ़ा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कोफिशिएंट बोले या तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो ये अल्फ़ा का वैल्यू कितना, 12 × 10⁻⁶ डिग्री पर सेल्सियस, किस में, स्टील का। और एल्यूमिनियम का कितना, 2.3 × 10⁻⁶ डिग्री पर सेल्सियस। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, ये इसका डेंसिटी 7850, इसका डेंसिटी 2700, इसका डेंसिटी ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 2 × 10⁵, इसका 0.7 × 10⁵, इसका अल्फ़ा इतना, इसका अल्फ़ा इतना। अब आइए यहाँ पे देखिए, इफ़ डेंसिटी कम होगा तो उसका डेड लोड भी क्या होगा, कम होगा। डेड लोड क्या हो गया, सेल्फ वेट ऑफ स्ट्रक्चर। तो अगर उसका डेंसिटी कम है तो निश्चित है उसका डेड लोड भी क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे देखिए ये आपका स्टील का जो है, स्टील का जो डेंसिटी है रो ऑफ स्टील, ये देखिए 7850 से ये 2700, लगभग कितना है, ये इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ रो ऑफ एल्यूमिनियम का लिख सकते हैं ना। यानी एल्यूमिनियम से ये 3 टाइम्स ज़्यादा है इसका डेंसिटी, तो एल्यूमिनियम का वेट कम होगा और स्टील का वेट ज़्यादा होगा। दूसरा देखिए यहाँ पे इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 2 × 10⁵। आपको पता है ई क्या होता है, ई इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यही ना, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब देखिए इसका ई ज़्यादा है, इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई ज़्यादा है, तो आप ही बताइए ये ई मोर, ई ज़्यादा होगा कब, जब देखिए यहाँ पे स्ट्रेस के वैल्यू को बढ़ा दें और स्ट्रेन के वैल्यू को क्या कर दें, कम हो जाए, यही ना होगा। जब स्ट्रेस का वैल्यू बढ़ जाए और स्ट्रेन का वैल्यू घट जाए तो ये ई का वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये चीज़ समझ में आ रहा है ना। स्ट्रेस का वैल्यू ज़्यादा रहेगा, स्ट्रेन का वैल्यू अगर कम करते जाएंगे तो जितना कम से भाग देंगे वो क्या होगा, ई का वैल्यू उतना ज़्यादा जाएगा। तो स्ट्रेस का वैल्यू बढ़ा दें, स्ट्रेन के वैल्यू को घटा दें तो ई आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ई बढ़ जाए यानी स्ट्रेस आपका बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है तो आपका स्ट्रेस आपका क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस आपका क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। यानी इसका मतलब क्या होगा कि देखिए ई अगर बढ़ रहा है तो स्ट्रेन को कम कर रहे हैं, स्ट्रेन कम कर रहे हैं मतलब डिफॉर्मेशन वगैरह कम हो रहा है, यानी लोड क्या कर रहा है, ज़्यादा कैरी कर रहा है। तो देखिए ई आपका इसमें ज़्यादा है और यहाँ पे ई का वैल्यू कम है, यानी ये जो स्टील स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे स्टील स्ट्रक्चर जब यूज करेंगे कब, जब आपका लोड्स क्या हो, हैवी लोड्स आ जाए, ज़्यादा लोड्स आ जाए, तब वहाँ पे हम लोग स्टील स्ट्रक्चर का यूज करें। अगर लोड कम हो तब वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्यूमिनियम का यूज कर सकते हैं। इसलिए देखिए यहाँ पे लिखे हैं कि जहाँ पे बकलिंग का चांसेस हो और जहाँ पे डिफॉर्मेशन का चांसेस हो, यानी बकलिंग मतलब क्या होता है, लोड दिए आपको वो क्या है, इंडिकेशन कुछ नहीं देगा, अब बीच से क्या होगा, एकाएक झुक जाएगा। जैसे लंबा आदमी देखिएगा, 5 फुट 6 फीट का आदमी लंबा है तो एक एज आने के बाद 60-70 साल के बाद क्या होता है, इस तरह से झुक जाता है, तो वही क्या होता है, बकल। तो ये बकलिंग और डिफॉर्मेशन, बकलिंग ज़्यादा हो जाए और डिफॉर्मेशन होने का चांसेस जहाँ ज़्यादा रहे वहाँ पे हम लोग एल्यूमिनियम स्ट्रक्चर को प्रोवाइड
नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखे हैं आपको कि ओवरऑल एल्यूमिनियम इज द सेकेंडरी ऑप्शन एज स्टील, यानी ओवरऑल एल्यूमिनियम मेरा क्या है, सेकेंडरी ऑप्शन है। कहाँ पे यूज कर सकते हैं, स्टील के जगह पे। इसका यूज हम लोग सिर्फ लो वेट का ज़रूरत जहाँ होगा वही करेंगे। पूरा चीज़ क्लियर लिख दिया, यानी एल्यूमिनियम का यूज कहाँ पे करेंगे, एल्यूमिनियम स्ट्रक्चर का यूज जहाँ पे मेरा क्या हो, लो वेट का ज़रूरत हो। जैसे देखते होंगे आपका सीढ़ी वगैरह सब रहता है, तो रेलिंग वगैरह जो लगाते हैं आजकल एल्यूमिनियम फ्रेम का लगाने लगे हैं। खिड़की वगैरह, विंडोज़ वगैरह में जो चीज़ बनाते हैं वो सब एल्यूमिनियम फ्रेम देते हैं। तो वो सब चीज़ स्ट्रक्चर का जहाँ पे आपका लोड्स कम आ रहा है, ठीक है, और जहाँ पे आपको लो वेट का ज़रूरत पड़े वहाँ हम लोग क्या करेंगे, एल्यूमिनियम स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं चैनल सेक्शंस की, कि हम ये सब जो बेसिक चीज़ था, ये बेसिक चीज़ बताएं। इसमें तो बहुत कुछ ऐसा था कि जो सिलेबस में नहीं भी लिखा हुआ है पॉइंट्स, बट हम सोचे सब चीज़ बता देते हैं कि स्टील का प्रॉपर्टीज क्या होता है, कंटेंट क्या होता है, स्टील का कैसे बनता है। उसके बाद ये भी चीज़ आपको लिखवा दिए, कंपेरिजन करवा दिए कि स्टील और एल्यूमिनियम में दोनों में क्या कंपेरिजन है, दोनों स्ट्रक्चर यूज करते हैं। यानी सेकेंडरी ऑप्शन मेरा अगर स्टील के जगह देखा जाए तो वो क्या हो सकता है बाबू, एल्यूमिनियम हो सकता है। तो एल्यूमिनियम यूज करेंगे, कब यूज करेंगे, तो जब बकलिंग और डिफॉर्मेशन का चांसेस नहीं हो, तब वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्यूमिनियम स्ट्रक्चर को भी यूज कर सकते हैं। यानी बकलिंग और डिफॉर्मेशन क्या करता है, नॉट सुटेबल फॉर एल्यूमिनियम। अब आइए टाइप्स ऑफ सेक्शन की बात कर रहे थे, तो टाइप्स ऑफ सेक्शन हम लोग को इसमें कितना आएगा। जैसे रोल्ड स्टील सेक्शन, रोल्ड स्टील सेक्शन मतलब क्या हो गया कि वैसा सेक्शन जो क्या हो, आपका फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चर हो उसी शेप का, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रोल्ड स्टील सेक्शन। तो ये रोल्ड स्टील सेक्शन में ये क्या हो गया, आई सेक्शन, यानी इस आई शेप का जो रहेगा सेक्शन उसको आई सेक्शन बोलेंगे। इस सी टाइप का जो शेप रहेगा उसको चैनल सेक्शन बोलेंगे। इस टाइप का जो शेप रहेगा उसको एंगल सेक्शन बोलेंगे। और ये जो है टी सेक्शन, तो जनरली यही 4-5 यूज होता है, आई सेक्शन, चैनल सेक्शन, एंगल सेक्शन, टी सेक्शन। ये 2 चीज़ भी लिखे हैं, इसको अभी थोड़ा छोड़ दीजिए, इसको बाद में समझा रहे हैं। आई सेक्शन, चैनल सेक्शन, एंगल सेक्शन और टी सेक्शन। अब आई सेक्शन में भी बहुत सारा वेराइटी है, चैनल सेक्शन में भी बहुत सारा वेराइटी है, एंगल सेक्शन में भी वेराइटी है और टी सेक्शन में भी वेराइटी है। तो उसी का कुछ लिखे हैं। जैसे देखिए आपका आई सेक्शन में क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम, तो इसको हम लोग किसी से डिनोट करते हैं, ISJB। इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम तो ISLB। इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट बीम तो उसको बोलते हैं हम लोग ISMB। इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम तो ISHB। इंडियन स्टैंडर्ड कॉलम सेक्शन तो ISSC। यानी आपको जो है इस तरह का ये लिखा रहेगा ISLB, इसका मतलब समझ जाएंगे इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम। ISHB लिखा हुआ है, तो कैसा सेक्शन लिया गया बाबू, आई सेक्शन। और कैसा है ये आई सेक्शन, ISHB मतलब इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम। ठीक, अब देखिए दूसरा चैनल सेक्शन की बात करें। चैनल सेक्शन में भी क्या होगा, जैसे लाइट चैनल है तो ISLC, मीडियम वेट है तो ISMC, M फॉर मीडियम। उसी तरह एंगल सेक्शन में बात करें तो एंगल में 2 ही सेक्शन आता है, एक इक्वल एंगल सेक्शन और दूसरा अनइक्वल एंगल सेक्शन। तो इक्वल एंगल सेक्शन किसको बोलेंगे, दोनों को डिनोट करते हैं ISA से, इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन, इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन। अब देखिए ISA यहाँ पे 2020 लिखा हुआ है, तो ISA 2020, तो इस 2020 का मीनिंग क्या हुआ कि मेरा जो एंगल सेक्शन होगा, तो ये देखिए इस तरह का ये एंगल सेक्शन है, तो ये एंगल सेक्शन का ये जो साइड वाला पोर्शन है और ये जो साइड वाला पोर्शन है, दोनों का साइज क्या होगा, सेम होगा, यानी वो इक्वल्स है। यानी अगर 2020 लिखा हुआ है तो ये भी 20 mm का है और ये भी 20 mm का है। और दूसरा अनइक्वल एंगल सेक्शन, अनइक्वल एंगल सेक्शन मीन्स क्या, यानी दोनों एंगल बराबर नहीं होगा। जैसे यहाँ देखिए ये जो पोर्शंस है ये कितना है आपका 60 और ये जो पोर्शंस है ये कितना है 40, ये दोनों क्या हो गया, अनइक्वल एंगल सेक्शन। इसको बोलेंगे अनइक्वल एंगल सेक्शन। यानी ये देखिए कुछ ज़्यादा लंबा है और ये कुछ कम है, यानी ये 60 और ये 40 है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अनइक्वल एंगल सेक्शन। उसी तरह टी में भी आता है बहुत सारा, ठीक है। तो अब आइए हम लोग बात करते हैं, ये तो बेसिक चीज़ आपको बताए, अब लोड की बात करते हैं कि लोड क्या होता है, कितने टाइप्स का लोड आता है। हम लोग ड्राइंग में भी पढ़े थे, आपको बताए होंगे कि ड्राइंग में भी क्या लोड्स होता है, कितना टाइप्स का लोड होता है। तो अगर लोड की हम लोग बात करें
यहाँ पे स्टील स्ट्रक्चर के जैसे डिज़ाइन करेंगे तो डिज़ाइन करने से पहले हम लोग लोड कैलकुलेशन करते हैं ना। और डिज़ाइन मतलब आपको सिर्फ बोले थे कि डिज़ाइन मीन्स क्या होता है बाबू, डिज़ाइन मीन्स होता है लोड कैलकुलेशन एंड साइज कैलकुलेशन। लोड को कैलकुलेट कीजिए और उसके साइज को कैलकुलेट कीजिए। तो हम लोग यहाँ पे अगर लोड की बात करें तो टाइप्स ऑफ लोड, तो टाइप्स ऑफ लोड क्या होगा, ये भी हम लोग के सिलेबस में पढ़ना है। टाइप्स ऑफ लोड कितना टाइप का, तो टाइप्स ऑफ लोड की बात करें तो सबसे पहला लोड क्या होगा, डेड लोड है ना। डेड लोड इसको डिनोट करते हैं किससे, DL से है ना। इसके लिए कोड बुक क्या यूज होता है, IS 875 पार्ट 1। दूसरा जो होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइव लोड। लाइव लोड को किसी से डिनोट करते हैं, LL से। इसके लिए जो कोड बुक आता है IS 875 पार्ट 2, डेड लोड, लाइव लोड। तीसरा क्या होता है, विंड लोड। विंड सब बताते हैं एक करके, विंड लोड। इसके लिए जो कोड बुक लेंगे IS 875 पार्ट 3। डेड लोड हो गया, लाइव लोड हो गया, विंड लोड हो गया। उसके बाद में आपका एक और आता है स्नो लोड। स्नो लोड इसको हम लोग SL से डिनोट करते हैं। इसके लिए कोड बुक क्या हो जाएगा, IS 875 पार्ट 4। उसके बाद हम लोग अर्थक्वेक लोड की बात करते हैं। अर्थक्वेक लोड को हम लोग सिस्मिक लोड भी बोलते हैं, सिस्मिक लोड। तो इसके लिए IS 1893 इसका शायद ईयर कब है, 2000। IS 1893, IS कोड आपका 1893 इसका है, अर्थक्वेक का कोड है। शायद ईयर हमको याद नहीं आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, 2000 या देख लीजिएगा कोड पे। IS 1893 ये किस चीज़ के लिए कोड है आपका, अर्थक्वेक लोड का। अब देखिए आपको पहला जो कोड है कौन सा, पहला कोड बुक पढ़ेंगे हम लोग क्या चीज़, डेड लोड के लिए। यानी टाइप्स ऑफ लोड की बात करें तो हम लोग जब भी डिज़ाइन करेंगे तो ये इस तरह 5 टाइप्स का लोड होता है, ये सारे लोड को कंसीडर किया जाता है। तो डेड लोड मतलब क्या हो गया, IS 875 पार्ट 1, वहाँ से जाके देखना है, ये कोड बुक आपको ज़रूरत पड़ेगा डेड लोड के लिए। लाइव लोड में के लिए IS 875 पार्ट 2, यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। इधर याद रखेंगे डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड और स्नो लोड। अब डेड लोड क्या होता है बाबू, तो डेड लोड क्या होता है, सेल्फ वेट ऑफ स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर का जो खुद का वेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं डेड लोड। लाइव लोड किसको बोलेंगे, वैसा लोड क्या हो जिसको हम लोग एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र कर सके, यानी मूवेबल लोड, उसको हम लोग बोलते हैं मूवेबल लोड। यानी वैसा लोड जो एक जगह से दूसरे जगह जा सके। एग्जांपल के लिए जैसे समझिए, अगर आप कॉलेज में है तो कॉलेज में आपका टेबल, कुर्सी, फर्नीचर ये सब जितना भी है, मैन हो गया, ये सब क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग हैं क्लास में बैठे हैं, तो क्लास में बैठे तो 50 आदमी 60 आदमी आ गया, 60 बच्चे आ गया, तो उतना बच्चा जब आ गया तो फ्लोर पे उतना लोड क्या हो गया, बढ़ गया। तो वो सारा लोड कैसा है, लाइव लोड। यानी अब फिर क्लास ख़त्म हुआ, सारे बच्चे चल गए तो उतना लोड क्या हो गया, वहाँ पे कम हो गया। तो वैसा लोड जो क्या हो, एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट कर सके, उस लोड को हम लोग बोलते हैं लाइव लोड। और सेल्फ वेट ऑफ स्ट्रक्चर, यानी वैसा लोड जो स्ट्रक्चर पे पड़ा हो, सब दिन वहीं पे रहे, स्टैटिक लोड, तो वो आपका क्या हो जाएगा, डेड लोड। विंड मतलब अगर स्ट्रक्चर आपका हाई राइज बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या, विंड का जो प्रेशर आता है, हवा जब चलती है तो उससे भी क्या होगा, प्रेशर आने से कुछ ना कुछ आपका स्ट्रक्चर डैमेज हो सकता है। तो उसको उस हिसाब से कंसीडर किया जाता है कि मेरा जो विंड जोन के किस तरह से आता है, किस जहाँ पे हम स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं वहाँ पे विंड का प्रेशर कैसा रहता है, सब दिन उसको देखा जाता है। तो उसके लिए आपको कौन सा कोड बुक हेल्प करेगा, IS 875 पार्ट 3। उसके बाद आपका आता है स्नो लोड मतलब बर्फ़ वाले इलाका। तो ये सब हिमालय रीजन में आपको मिलेगा। यहाँ पे हम लोग जब डिज़ाइन करते थे ये सारा लोड को कंसीडर नहीं करते। जहाँ पे बर्फ़ पड़ रहा है ना, बर्फ़ वाले इलाका में, तो बर्फ़ वाले इलाका में स्नो लोड को कंसीडर करते हैं। उसके लिए हमको कोड बुक पढ़ना है IS 875 पार्ट 4। और चौथा आपका जो है अर्थक्वेक मतलब सिस्मिक लोड बोलते हैं। सिस्मिक यानी भूकंप के कारण जो आए लोड, तो उस तरह के लोड को कंसीडर करेंगे। उसके लिए आपके लिए कौन सा कोड है, IS 1893।
ये सब नेट पे जाइएगा, सर्च मारिएगा, सारा कोड आपको मिल जाएगा। तो ये सब कोड बुक है। इसके अलावा आपका जो कोड बुक है स्टील स्ट्रक्चर का कौन सा बोले थे ना, IS 800-2007। ये क्या होता है, ईयर होता है, ठीक है। ये किस बेसिस पे है, लिमिट स्टेट मेथड पे। तो इतना हम लोग पढ़ लिए हैं क्या चीज़, कि जो स्टील स्ट्रक्चर में यूज करेंगे तो किस टाइप के चैनल सेक्शन यूज करेंगे, कितना टाइप का सेक्शंस होगा, वो स्टील का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, उसका एडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है। बाकी हम लोग थोड़ा बहुत पढ़े उसका प्रॉपर्टीज़ के बारे में, डेंसिटी वगैरह, ये सब चीज़ पढ़िएगा। इसका जो है ना जितना चीज़ पढ़ा है उसका एक नोट्स बनाइए, अपने कॉपी पे नोट्स बनाते जाइएगा और सारा चीज़ को लिखते जाइए एक जगह। ये आपका दोनों कंपटीशन एग्ज़ाम में भी हेल्प करेगा, आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम में भी हेल्प करेगा। बस जो चीज़ यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, आपको जो कोड बुक में दिया हुआ है, हमको लगता है कोड बुक से ही आपका सारा क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे, और कोड बुक के हेल्प से ही आप कोड अगर देखना सीख जाइएगा अच्छा से तो डिज़ाइन करना भी सीख जाइएगा। तो आप कोड का प्रिंट करवाइए IS 800-2007, इसको अपने पास रखिए। और जब आप देख रहे हैं लेक्चर्स को, तो लेक्चर्स को देखते समय आगे जब हम लोग क्लास शुरू करेंगे डिज़ाइनिंग का, तो हम वहाँ पे कोड बुक आपको रेफ़र करते जाएंगे कि फलाना कोड में जाइए, इतना पेज नंबर में जाइए, वो पेज आप देखिए, फिर क्वेश्चंस को देखिए और फिर एनालाइज कीजिए उसका कि कोड का यूज कैसे कर रहे हैं। तो कोड को यूज करने सिखाएंगे कि कोड कैसे यूज करते हैं डिजाइनिंग में, किस तरह से। ये जो कोड बुक है ना बाबू, कोड बुक कैसे बनता है, तो इस पे क्या है, बहुत सारा अभी तक जो स्ट्रक्चर बना है और उसमें जो कुछ डिफेक्ट्स आया, कोई स्ट्रक्चर फेल किया तो क्यों फेल किया गया, क्या रीज़न था, है ना। उस रीज़न को, सब चीज़ को देखते हुए और प्लस में कुछ एक्सपर्ट्स जो बैठे रहते हैं वो लोग एनालिसिस करते हैं कि अगर इस बेसिस पे काम किया जाए, इतना चीज़ को फॉलो किया जाए तो मेरा स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सेफ रहेगा। एक रिसर्च डेटा रहता है। तो वो जितना भी स्ट्रक्चर आज पे, ये देखिए दो चीज़ है उसमें, दो डाटा है, एक रिसर्च डाटा है और दूसरा आपका एनालाइज डाटा है। मतलब जो आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है, अगर उस स्ट्रक्चर में कुछ डैमेज हुआ तो क्यों हुआ, किस कारण बस हुआ, क्या कमी था, ठीक है। तो वो सारा चीज़ को खोजा गया और उसका सॉल्यूशन निकाला गया, और उसके बाद रिसर्च किया गया। रिसर्च करने के बाद जो डेटा आया, वो सारे डेटा को सबको कंपाइल कर करके तब जा कर के आपका क्या किया, एक स्टैंडर्ड कोड बनाया गया है कि अगर उस कोड बुक को फॉलो किया जाए, उसके रूल के अनुसार अगर स्ट्रक्चर का डिज़ाइन किया जाए तो वो स्ट्रक्चर आपका क्या होगा, सेफ रहेगा। तो वो कोड बुक थोड़ा देखने के लिए हम लोग को सीखना है। कहीं पे देखिएगा जब पढ़ेंगे तो हो सकता है आज 5वां पेज बता रहे हैं तो हो सकता है कल एक ही यूनिट में 20वां पेज चल जाएंगे, एक ही यूनिट में 30वां पेज चल जाएंगे। ऐसा नहीं कि उसमें सीक्वेंस वाइज, सीरियल वाइज दिया हुआ है कि हर एक चैप्टर का ये इस तरह से, कहीं भी कोड में दिया हुआ है। तो उसी से हम लोग को देखने के लिए सीखना है कि किस तरह से कोड बुक को देखा जाए। तो इसका ये सब चीज़ आप लोग डाउनलोड कीजिएगा, उसको मोबाइल में रखिएगा, कोशिश कीजिएगा प्रिंट करवा लें। बाकी नोटबुक बनाते जाइए पूरा अच्छा से, अब डिटेल्स पढ़ाएंगे। तो ये तो फर्स्ट यूनिट का हम लोग थोड़ा सा पढ़ लिए, थ्योरी जो क्या था। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो हम लोग यूनिट 2 शुरू करेंगे, कनेक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट है कनेक्शन मतलब दो स्ट्रक्चरल मेंबर को कनेक्ट करना है, तो कनेक्ट किस तरह से करें, क्या मेथड है, कैसे कर सकते हैं, बेल्टिंग, रिवेटिंग, बोल्टिंग जो भी है वो इसके बारे में पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपका फर्स्ट यूनिट का ये ख़त्म हुआ। फिर नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर न्यू यूनिट्स के साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग ऑनलाइन टेक्निकल सिविल से जुड़े रहिए। थोड़ा चैनल को लाइक करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, जो भी हैं आपके नज़दीक में जो भी डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं। मेरा यही कोशिश है कि अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाए, ताकि आप सेमेस्टर का एग्ज़ाम का तैयारी के साथ साथ आगे कुछ और भी कंपटीशन लेवल जैसे SSC JEE वगैरह होता है तो उसके बारे में भी सोच रहे हैं, उसका भी बैचेज शुरू करेंगे। अभी थोड़ा आपको ये सेमेस्टर के तरफ देख रहे हैं कि क्या क्या इसका रुझान कैसा है, तो हम लोग पहले सेमेस्टर अभी लेके चल रहे हैं। फिर यही चीज़, ऐसा नहीं कि वो JEE वगैरह में जो क्वेश्चंस आते हैं तो वो कहीं दूसरे जगह से आता है, यही सारा चीज़ बेसिक चीज़ है। इसलिए आप लोग को बोले होंगे, हम जब से हम पढ़ा रहे हैं तब से यही बात बोल रहे हैं कि आप सेमेस्टर समय जिस समय पढ़ रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए उसी समय क्या कीजिए, एक ऑब्जेक्टिव की बुक ले लीजिए। एक RS खुरमी की बुक आती है, RS खुरमी की बुक को पहले पढ़िए आप,
उसके बाद गुप्ता एंड गुप्ता की एक बुक आती है, उसको पढ़िए। आप उसमें वही चीज़ पढ़िए जो आपके सेमेस्टर में सब्जेक्ट है। जैसे आप 5th सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, आप 5th से हमको लगता है आप थर्ड सेमेस्टर में पढ़ लिए, 4th सेमेस्टर में पढ़ लिए, तो थर्ड में 4 पेपर और 4th में 5 पेपर, 9 पेपर हो गया। फिर 5th में आप 5 पेपर पढ़ेंगे, तो 9 5 14, यानी 14 पेपर्स आप इस सेमेस्टर तक कवर कर लेंगे। फिर 5th सेमेस्टर में जो भी आएगा 5 पेपर, तो 14th पेपर में देखिए आपका जो सब्जेक्ट्स है जो पढ़ लिए हैं, उस सब्जेक्ट्स को उससे एनालाइज कीजिए कि हम जो पढ़ें कितना क्वेश्चंस हमसे बनता है, कंपटीशन में किस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। RS खुरमी की बुक लीजिए, एक ऑब्जेक्टिव एंड कन्वेंशनल आती है, आप उसको पहले सॉल्व कीजिए। उसके बाद एक गुप्ता एंड गुप्ता की बुक्स आती है, उसको बनाइए। पहले आप सेमेस्टर तैयार कीजिए, सेमेस्टर का आपका तैयारी अच्छा से है तो निश्चित है वो भी क्वेश्चन आपका बनते जाएगा। तो इसी तरह हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे और बहुत कुछ सीखते जाएंगे। आज के लिए यहीं छोड़ते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।